हेलो नमस्कार। तो कैसे हो आप सभी? स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल हिम स्टडी ग्रुप में। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं हिंदी ग्रामर। ठीक है, हिंदी ग्रामर और इंग्लिश का मॉक टेस्ट। ठीक है, आज आपका जीके नहीं रहेगा इसमें पोर्शन, इसमें हिंदी ग्रामर और इंग्लिश का ही हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो आपको पता है कि आपकी वीडियो आपको शाम को 7:30 बजे डेली अपलोड होती है, तो अपने टाइम से वीडियो को वॉच आउट कर लेना। और आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हो, जिसका लिंक जो वो डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। ठीक है, और आपके जितने भी अपकमिंग एग्ज़ाम हैं आपके, चाहे फॉरेस्ट गार्ड का हो या फिर चाहे आपके पटवारी का या फिर आपके एचपी पुलिस का, ठीक है, तो सबके लिए मॉक टेस्ट जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। आज का फर्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्म क्रिया का यूज़ नहीं हुआ है? ठीक है, किस वाक्य में कर्म क्रिया नहीं है? आपने बताना है कि किस वाक्य में जो सकर्म क्रिया वो यूज़ नहीं हुई है। ठीक है, तो राम हंसता है, ठीक है, अनीता खेलती है, नौकर पानी भरता है, मोहन फुटबॉल खेल रहा है। ठीक है, तो अब देखना आप इसमें किस में से कर्म नहीं हो रहा है। सकर्मक क्रिया कौन सी होती है? ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि सकर्मक एक होती है सकर्मक और एक होती है आपकी अकर्मक। एक होती है सकर्मक और एक होती है अकर्मक। सकर्मक क्या होता है कि जिसमें जो आपका एक्शन होता है, जो क्रिया होती है, उसका असर जो वो किसी दूसरे पर पड़ता है। ठीक है, उसका असर जो वो किसी दूसरे पर पड़ता है। और अकर्मक क्रिया वह होती है जिसमें जो है आपका एक्शन जो है, जो क्रिया का प्रभाव है, जो क्रिया का प्रभाव है वो किस पर पड़ता है? वो कर्ता पर ही पड़ता है। तो कर्मक और अकर्मक क्रिया में ये डिफरेंस है। ठीक है, तो अब आपने बताना है कि किस क्रिया में जो वो सकर्मक क्रिया का यूज़ नहीं हुआ है। ठीक है, अनीता खेलती है, अनीता खेल रही है मतलब, या फिर राम हंसता है, या नौकर पानी भरता है, या मोहन फुटबॉल खेल रहा है। अब मोहन फुटबॉल खेल रहा है तो मोहन फुटबॉल खेल रहा है, तो खेल किसको रहा है? फुटबॉल को रहा है, तो असर तो फुटबॉल पर भी पड़ रहा है। ठीक है, नौकर पानी भरता है, पानी भर रहा है, तो यहाँ पे फिर क्रिया हो रही है आपका, और इसी असर जो पानी भर रहा है तो किसी चीज़ में भर रहा होगा तो उस पर असर पड़ रहा है। ठीक है, तो ये भी जो आपकी सकर्मक क्रिया। अनीता खेलती है, अनीता खेल रही है तो कोई चीज़ खेल रही है, जिसका असर किसी और पर पड़ रहा होगा। ठीक है, कोई फुटबॉल खेल रही है उस पर पड़ रहा होगा, या क्रिकेट खेल रही है उस पर पड़ रहा होगा। ठीक है, अब बच गया आपका राम हंसता है। अब यहाँ पे बोलता है कि राम जो वो हंसता है। ठीक है, राम हंसता है, यहाँ पर क्या आपकी क्रिया का ट्रांसफर हुआ, किसी और पर पड़ रहा है इसका असर। क्रिया का असर यहाँ किस पर पड़ रहा है? यहाँ पर क्रिया का असर जो वो राम पर ही पड़ रहा है। क्रिया का असर किस पर पड़ रहा है? यहाँ पर राम पर ही पड़ रहा है। राम हंस रहा है, इसमें क्रिया का असर राम पर ही पड़ रहा है। तो ये जो क्रिया हुई आपकी, ये अकर्मक क्रिया यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि इसका असर जो है वो राम पर ही पड़ रहा है। तो जिसमें क्रिया का ट्रांसफर नहीं होता, ठीक है, किसका प्रभाव कर्ता पर ही पड़े, किसी दूसरे पर ना हो, तो वो जो आपकी अकर्मक क्रिया हो जाती है। ठीक है, तो इसमें थोड़ा सा ध्यान रखना सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया में। ठीक है, जैसे यहाँ पे लिखता हूँ मैं सकर्मक क्रिया का और अकर्मक क्रिया का एग्जाम्पल और देख लेते हैं। जैसे जैसे मैं यहाँ लिखता हूँ नेहा खाना खाती है। ठीक है, नेहा खाना खाती है, पहला ये हो गया। दूसरा ये हो गया कि नेहा रोती है। एक तो नेहा खाना खा रही है और दूसरा कि नेहा रोती है। तो अब नेहा खाना खा रही है तो खाने पर असर पड़ रहा है, खाना जो वो कम हो रहा है। नेहा खाना खा रही है तो मतलब खाना कम हो रहा है, खाने पर असर पड़ रहा है, खाने को खा रही है ना, तो इसमें क्या है? एक्शन हो रहा है, क्रिया हो रही है, कोई चीज़ खत्म हो रही है, किसी पर असर पड़ रहा है। नेहा खाना खा रही है तो उधर से खाती जा रही है, उधर से खाना कम होता जा रहा है, तो असर किस पे पड़ रहा है? खाने पे पड़ रहा है। अब ये कि नेहा रोती है, अब ये यहाँ पे कोई चीज़ कम ज़्यादा हो रही है क्या? इसके आंसू कम हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं। नेहा रोती है तो मतलब रो रही है, इसका असर इसी पे ही पड़ रहा है। ठीक है, नेहा पर ही पड़ रहा है, तो ये जो क्रिया आपकी कौन सी होगी? अकर्मक क्रिया। इसका प्रभाव कर्ता पर ही पड़ता है, और इसका प्रभाव जो है सकर्मक क्रिया किसी और पर पड़ता है। किस पर पड़ रहा है यहाँ पे प्रभाव? खाने पर पड़ रहा है, खाना कम हो रहा है दूसरी तरफ से। ठीक है, नेहा खाती जा रही है, खाना उधर से कम होता जा रहा है। तो ये सकर्मक और अकर्मक क्रिया का डिफरेंस है। ठीक है, तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ आ गया होगा अच्छी तरह से। तो इसमें बोला है कि निम्नलिखित वाक्य में से कर्मक क्रिया ने यूज हुई है, तो राम हंसता है, इसमें जो है अकर्मक क्रिया यूज हुई है। ठीक है, अकर्मक क्रिया यूज हुई है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका शौक रस। शौक किस रस का स्थायी भाव है? अब आपने बताना है कि शौक जो वो किस रस का स्थायी भाव है। शौक रस नहीं है, किस रस का स्थायी भाव है। ठीक है, क्रोध रस का, ठीक है, शौक रस का, या निर्वेद रस का, या करुण रस का। ठीक है, तो ये स्थायी भाव है, पहले ही इनके स्थायी भाव बताने हैं आपने। ठीक है, तो क्रोध
रौद्र रस का स्थायी भाव होता है क्रोध। किसका? रौद्र। रौद्र रस का स्थायी भाव हो जाएगा क्रोध। शोक तो शोक पहले से ही रस, शोक तो पहले से ही स्थायी भाव है, ठीक है, ये तो गलत हो जाएगा। निर्वेद तो शांत रस का, जो शांत रस होता है, जो शांत रस होता है उसका स्थायी भाव होता है निर्वेद, ठीक है। अब करुण रस, करुण रस का स्थायी भाव क्या होता है? करुण रस का स्थायी भाव होता है शोक, ठीक है। करुण रस का स्थायी भाव हो जाएगा शोक। यहाँ पे पूछा कि शोक जो है यहाँ पे ये शोक जो दे रखा है आपको, ये पहले से यहाँ पे स्थायी भाव दे रखा है, ठीक है, पहले से यहाँ पे आपको स्थायी भाव दे रखा है। अब आपको इसने बताना था कि मतलब शोक किस रस, किस रस, तो ये जो है करुण रस। कौन सा रस? करुण रस का स्थायी भाव हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अनिल कुत्ते को पीट रहा है, वाक्य में कौन सा कारक यूज हुआ है? अच्छा, अनिल कुत्ते को पीट रहा है, संबंध कारक है, कर्म कारक है, अपादान कारक है या कर्ता कारक है? तो अनिल कुत्ते को पीट रहा है तो कैसे लिखते क्या हम? कर्ता न विभक्ति आती है, ठीक है। कर्म को करण से, ठीक है, संप्रदान को के लिए, ठीक है, अपादान से। अगर संबंध बताना हो, संबंध, तो का, के, की, और फिर क्या आता है आपका? अधिकरण। संबंध, इसके बाद आता है आपका अधिकरण। तो अधिकरण में आपकी में और पर विभक्ति यूज होती है, ठीक है। और लास्ट में बच गया आपका संबोधन। संबोधन आपको सबको पता है कि इसमें हे राम हो जाएगा, ठीक है, हे प्रभु हो जाएगा, ये किस में होता है? आपका संबोधन में। तो ये विभक्तियां हैं आपकी, ठीक है, इससे आपको पता चलेगा। अब यहाँ पे पूछा गया कि अनिल कुत्ते को पीट रहा है, अनिल कुत्ते को पीट रहा है, तो अनिल कुत्ते को पीट रहा है तो असर किस पर पड़ रहा है? कर्ता ने कर्म को, कर्म को, किसको? कर्ता काम कर रहा है अनिल, अनिल क्या यहाँ पे कर्ता हो गया, ठीक है, अनिल क्या यहाँ पे कर्ता हो गया, ठीक है। अब पूछा कि अनिल कुत्ते को पीट रहा है, कर्म, कर्म कौन हो रहा है यहाँ पे? ठीक है, अनिल कुत्ते को पीट रहा है तो कर्म किस पे हो रहा है? कुत्ते पे हो रहा है, कुत्ते को पीट रहा है तो यहाँ पे विभक्ति कौन सी हो जाएगी आपकी? कर्ता ने कर्म विभक्ति हो जाएगी। पीट रहा है, किसको पीट रहा है? ये कर्म को पीट रहा है, कुत्ते को पीट रहा है, कर्म को पीट रहा है, फिर से रिपीट कर रहा हूँ, कर्म को पीट रहा है मतलब असर पड़ रहा है कुत्ते पर, कुत्ते को पीट रहा है तो ये कर्म हो रहा है कुत्ते पर। तो यहाँ पे जो कारक यूज हुआ आपका कर्म कारक यूज हुआ है, ठीक है। अब संबंध तो इसमें है नहीं कि मतलब अनिल का कुत्ता, ऐसा होता है कि अनिल का कुत्ता, तो संबंध कारक हो जाता है, ठीक है। और अगर ऐसा होता है कि अनिल जो है मतलब डंडे से कुत्ते को पीट रहा है तो कर्ण कारक हो जाता है, क्योंकि क्या आ जाता है फिर? साधन आ जाता है, ठीक है। ऐसा होता है कि अनिल डंडे से कुत्ते को पीट रहा है तो फिर आपका कर्ण कारक हो जाता है, ठीक है। अपादान, अपादान अलगाव के लिए यूज होता है, ठीक है, अपादान यहाँ पे आना नहीं है, ठीक है। अब कर्ता कर रहा है काम तो मतलब यहाँ पे कुत्ते को पीटना नहीं होता, कुछ और होता तो फिर हम कर्ता कारक की ओर चलते। तो यहाँ पे सीधा पूछ रहा है कि अनिल कुत्ते को पीट रहा है तो मतलब कर्म हो रहा है कुत्ते को पीटने का, तो ये कर्म कारक हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, मेघ आए बड़े बन के संवर के, पंक्ति में कौन सा अलंकार है? तो यमक अलंकार, इसको समझाते हैं, बहुत अच्छा और बहुत इजी अलंकार है समझने का, इसमें कोई ज़्यादा नहीं, बिल्कुल इजी, आपको हमेशा के लिए याद रहेगा ये, ठीक है, इतना इजी अलंकार है। यमक अलंकार देख लीजिए, पहले इसमें क्या होता है? शब्दों की आवृत्ति बार बार होती है, ठीक है, जो शब्द होंगे उसकी आवृत्ति बार बार होगी यमक अलंकार में। अनुप्रास अलंकार में वर्ण की आवृत्ति बार बार होगी, ठीक है, जो वर्ण होगा उसकी आवृत्ति बार बार होगी ये अनुप्रास अलंकार में। उत्प्रेक्ष अलंकार में मनु मनोहो जानू जानू शब्द आ जाएंगे, ठीक है। अब आगे मानवीकरण अलंकार, तो ये जो अलंकार है आपका मानवीकरण अलंकार है। ये कैसे हुए? जब प्राकृतिक चीज़ों में, ठीक है, जब प्राकृतिक चीज़ों में, ठीक है, सिंपल से सुन लीजिए आप, जब प्राकृतिक चीज़ों में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, वहाँ पर जो अलंकार होता है वो मानवीकरण अलंकार होता है। अब प्राकृतिक चीज़ें कैसे? जैसे मेघ आए बड़े बन के संवर के। अब मेघ जो होते हैं, बादल जो होते हैं, वो कभी बन के आते हैं, ठीक है, आते हैं कभी बन के, वो बन के नहीं आते, लेकिन यहाँ पे वर्णन किया गया है। जैसे फूल हंसे कलियाँ मुस्काई, फूल कभी हंसते हैं या कलियाँ मुस्कुराती है, ये काम कौन करते हैं? ये मनुष्य करते हैं सारे, ठीक है, इंसान जगत वाले लोग जो होते हैं वो करते हैं ये सारे, कि मतलब फूल हंसे कलियाँ मुस्कुराई, अब लड़कियाँ हंसती हैं, ठीक है, तो उसको बोल दिया कि फूल हंसे और कलियाँ मुस्कुराई, ठीक है। तो
प्राकृतिक चीज़ों में जब मानवीय भावनाओं का वर्णन हो जाए तो वहाँ पे आपके कौन सा अलंकार होता है? मानवीकरण अलंकार होता है। जैसे मेघ आए बड़े बन के संवर के, आप मेघ बन के संवर के थोड़ी आएंगे, ठीक है। तो ये जो है मतलब एक एक विडंबना दी गई है कि मतलब मेघ आए बड़े बन के, मतलब इसमें ये करा गया है कि जो प्राकृतिक चीज़ हैं इसमें भावनाओं, जो मनुष्य की आदतें होती हैं उनका वर्णन किया गया है। तो वहाँ पे जो अलंकार होता है आपका मानवीकरण अलंकार हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस रस को रस राज कहा जाता है? तो हास्य रस को रस राज कहा जाता है, श्रृंगार रस को, करुण रस को, या शांत रस को? तो श्रृंगार रस, जो श्रृंगार रस है इसको क्या कहा जाता है? रस राज कहा जाता है, ठीक है। श्रृंगार रस को जो वो रस राज कहा जाता है। तो श्रृंगार रस को रस राज कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये तो आपका हो गया, श्रृंगार रस को रस राज कहा जाता है, ठीक है। वह खाना खाकर झाड़ू लगाने लगी, वाक्य में कौन सी क्रिया है? तो प्रेरणार्थक क्रिया है, सकर्मक क्रिया है, द्विकर्मक क्रिया है, पूर्वकालिक क्रिया है। अच्छा, ये क्वेश्चन आपका कि भाई खाना खाकर झाड़ू लगाने लगी, तो ये आपने ध्यान रखना है कि जहाँ पर कर शब्द आए, ठीक है, या एक क्रिया खत्म होके एक क्रिया खत्म होके दूसरी क्रिया शुरू हो जाए, एक क्रिया खत्म होके दूसरी क्रिया शुरू हो जाए, ठीक है। एक क्रिया खत्म होकर दूसरी शुरू हो जाए, दूसरी शुरू हो जाए, वहाँ पर आपकी पूर्वकालिक क्रिया होती है। अब बोला कि भाई खाना खाकर, पहले उसने खाना खा लिया, ठीक है, पहले उसने खाना खा लिया, उसके बाद वो झाड़ू लगाने लगी, तो एक क्रिया क्या खत्म हो गई? खाना खाने की क्रिया खत्म हो गई, दूसरी क्रिया क्या शुरू हो गई? झाड़ू लगाने की क्रिया शुरू हो गई। तो जहाँ पर एक क्रिया खत्म होकर दूसरी क्रिया शुरू होने लगे, या फिर कर शब्द आ जाए, कुछ कर के, मतलब ये कर कर शब्द आ जाए, जैसे कर शब्द आ गया है, कुछ करके दूसरा काम करने लगी, तो वो आपकी क्रिया हो जाएगी पूर्वकालिक क्रिया। अब वह खाना खाकर झाड़ू लगाने लगी, तो इसमें एक क्रिया हो चुकी है खाना खाने की, और दूसरी स्टार्ट होगी क्या? झाड़ू लगाने की, तो वो क्रिया होती है आपकी पूर्वकालिक क्रिया। ये ध्यान रखना आपने थोड़ा सा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेमतलब में कौन सा समास है? तो सबसे पहले तो आपने कोई भी शब्द होगा उसको तोड़ लेना, ठीक है। तो बेमतलब, तो बेमतलब, बेमतलब, तो इसमें क्या आ गया आपका? उपसर्ग आ गया वे, ठीक है। तो जहाँ भी आपके उपसर्ग आ जाए, जहाँ भी आपका उपसर्ग आए, बाकी और उपसर्ग भी जैसे आपके है ये आ, अनु, ठीक है, यथा, प्रति, निर्भर, ये सारे उपसर्ग, बाकी कोई भी उपसर्ग आ जाए तो वहाँ पर जो समास हो जाता है आपका अव्ययी भाव समास हो जाता है। कौन सा? अव्ययी भाव समास हो जाता है, जहाँ पर पहले जो क्या आ जाए? उपसर्ग आ जाए, जहाँ पर पहले उपसर्ग आ जाए, और जहाँ पर पहले विशेषता आ जाए, ठीक है, जहाँ पर विशेषता आ जाए वो आपका हो जाता है कर्मधारय। और ये सारा कैसे पता लगे आपको? जब शब्द को विग्रह करना पड़ेगा आपको, ठीक है। तो बेमतलब में कौन सा समास है? ये अव्ययी भाव समास है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। गजानन में कौन सा समास है? तो गजानन, गजानन किसको बोला जाता है? गजानन, गजानन किसको बोला जाता है? ये बोला जाता है आपके गणेश भगवान को। किसको? गणेश भगवान को। लंबोदर, लंबोदर भी किसको बोला जाता है? गणेश भगवान को। तो जो भी आपका बहुब्रीहि समास होगा, मतलब जो भी शब्द आपका एक से ज़्यादा अर्थ निकलेंगे उसके, मतलब किसी और की तरफ इशारा करेगा, सिंपल बात हम है कि किसी और की तरफ इशारा करेगा। गजानन किसकी तरफ इशारा कर रहा है? एक दंत एक दंत क्रियावंत, पत्नी कौन सी है वो आपकी कथा जो है आपकी, वो ही है। ये सारा मेरे को आती नहीं है, पर फिर भी ऐसा मैंने सुना है। तो लंबोदर और गजानन ये आपका किसका पर्यायवाची शब्द है? गणेश का, ठीक है। तो गणेश के सारे ये पर्यायवाची शब्द हैं। तो जहाँ पर एक शब्द का उसका अपना अर्थ ना निकले, अगर किसी और की तरफ इशारा करे, तो वो जो समास आपका बहुब्रीहि समास हो जाएगा, ठीक है। तो ये कौन सा समास हो जाएगा? बहुब्रीहि। तो ये बहुब्रीहि समास हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अब आपका कि हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? तो हिंदी भाषा जो वो देवनागरी में लिखी जाती है, ब्राह्मी में लिखी जाती है, सौराष्ट्रीय, गुरमुखी। तो हिंदी भाषा जो वो देवनागरी लिपि में लिखी जाती है, ठीक है, देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। हिंदी भाषा देवनागरी लिपि में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कृदंत प्रत्यय किन शब्दों के साथ जुड़ते हैं? संज्ञा के साथ, सर्वनाम के साथ, क्रिया के साथ, या अव्यय के साथ? तो कृदंत प्रत्यय ये धातु के साथ जुड़ते थे, धातु का मूल रूप जो उसके साथ जुड़ते हैं, ठीक है। जैसे कृदंत प्रत्यय का एक, जैसे मैं लिखता हूँ यहाँ पे लेख,
ठीक है, ये धातु का मूल रूप है। धातु का मूल रूप क्या है? ये लेख। अब इसमें से प्रत्यय जुड़ जाएगा, ठीक है। इसमें जब लेख नहीं लेख, लेख है, ठीक है, लेख नहीं लेख, लेख। इसमें जब प्रत्यय जुड़ जाएगा, कौन सा प्रत्यय जुड़ जाएगा? इसमें जुड़ेगा अक प्रत्यय, तो ये क्या बन जाएगा? लेखक। क्या बन जाएगा? लेखक। जो प्रत्यय आपके होते हैं जो क्रिया के मूल रूप के साथ जुड़ते हैं, ठीक है, जो क्रिया के मूल रूप, ये क्रिया का मूल रूप है, इसके साथ जुड़ गया अक, तो ये बन गया लेखक। तो जो क्रिया के मूल रूप के साथ जुड़ते हैं वो आपके होते हैं कृदंत प्रत्यय। कौन से? कृदंत प्रत्यय। अब दूसरे होते हैं आपके तदित प्रत्यय। एक होता है कृदंत, एक होता है तदित, ठीक है। तो तदित प्रत्यय किसके साथ जुड़ते हैं? आपके जो संज्ञा के साथ जुड़ते हैं, ठीक है, जो संज्ञा के साथ जुड़ते हैं वो आपके कौन से प्रत्यय होते हैं? तदित प्रत्यय। जैसे सेठ, ठीक है, सेठ। तो इसमें क्या जुड़ गया? आनी प्रत्यय जुड़ गया, तो ये क्या बन गया? सेठानी बन गया, ठीक है। तो जो क्रिया के साथ जुड़ते हैं, क्रिया के मूल रूप के साथ जुड़ते हैं, जैसे लेख, लेख के साथ क्या जुड़ गया? आक जुड़ गया, तो ये क्या बन गया? लेखक बन गया। तो ये कौन सा प्रत्यय हुआ आपका? कृत प्रत्यय। और तद्धित प्रत्यय संज्ञा के साथ जुड़ते हैं, जैसे सेठ, इसमें साथ आनी जुड़ गया तो सेठानी बन गया, ठीक है। तो ये आपके प्रत्यय। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इंग्लिश का सेशन का। यहाँ पे सिंपल है, आई एम वरिड डैश द एग्ज़ाम। तो सिंपल का आपको पता है कि फॉर होगा, एट होगा, इन या अबाउट। मैं चिंतित हूँ किसको लेकर? अबाउट द एग्ज़ाम, एग्ज़ाम को लेकर, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेहा अफ्रेड, नेहा अफ्रेड। तो आपको पता है कि अफ्रेड के साथ फिक्स प्रपोजिशन आपकी यूज़ होती है, अफ्रेड ऑफ, ठीक है। अफ्रेड के साथ ऑफ, और स्केर्ड के साथ, स्केर्ड के साथ भी ऑफ। इन दोनों के साथ, दोनों का मतलब क्या होता है? डरना, ठीक है, दोनों का मतलब होता है डरना। नेहा इज़ अफ्रेड ऑफ डॉग्स। नेहा जो वो कुत्ते से डरती है। या स्केर्ड ऑफ, इन दोनों में से, दोनों में से अगर स्केर्ड होगा तो भी ऑफ ही यूज़ होगा। अनीता सफ़र, अनीता सफ़र डैश अ हार्ट डिजीज। तो अनीता सफ़र, सफ़र के साथ हमेशा फ्रॉम का यूज होता है। अनीता सफ़र फ्रॉम हार्ट डिजीज। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अनिल इज़ गुड डैश फुटबॉल। तो अनिल इज़ गुड एट फुटबॉल, ठीक है। गुड हो गया, बैड हो गया, इन दोनों के साथ एट प्रपोजिशन का यूज किया जाता है। तो अनिल इज़ गुड एट फुटबॉल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माई मदर, माई मदर डैश, माई मदर डैश अप अर्ली इन द मॉर्निंग, ठीक है। तो जी यहाँ पे रूटीन की बात हो रही है, डेली हैबिट की बात हो रही है, ठीक है। रूटीन की बात या डेली हैबिट की बात हो, वहाँ पर आप कौन सा टेंस यूज करते हैं? हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आप माई मदर गेट होगा या गेट्स होगा, या मतलब गेटिंग होगा या विल गेट। तो आपको पता है कि जब जो वर्ब होती है ये अपने आप में प्लूरल फॉर्म में होती है, ठीक है, प्लूरल फॉर्म में। इसका सिंगुलर बनाने के लिए एस लगाया जाता है वर्ब के साथ, ठीक है। सिंगुलर बनाने के लिए वर्ब के साथ एस लगाया जाता है। और नाउन, जैसे नाउन है, इसमें अगर एस लगा दिया तो वो प्लूरल हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है? माई मदर, माई मदर क्या सिंगुलर है, तो यहाँ पे गेट्स यूज होएगा, ठीक है। गेट्स, माई मदर गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द ट्रेन डैश बिफोर ही रीच्ड द स्टेशन। मतलब ट्रेन जो वो चली गई कब? उससे स्टेशन पहुंचने से पहले ही। अच्छा, अब यहाँ पे आपने देखना कि ट्रेन पहले गई या ये स्टेशन पहले पहुंचा। तो ट्रेन जो वो पहले गई, वो स्टेशन बाद में पहुंचा, ठीक है। तो जब एक काम होने से पहले दूसरा काम हो चुका हो, ठीक है, दूसरा काम क्या हो चुका है? ट्रेन निकल चुकी थी कब? जब वह स्टेशन पहुंचा। तो पहले, इससे भी मतलब पुरानी से पुरानी घटना देखनी है आपने। तो ट्रेन जो है पहले निकल चुकी थी कब? उसके स्टेशन पहुंचने से पहले। तो हैज़ लेफ्ट हो जाएगा, बाज लेफ्ट, हैड लेफ्ट या इज़ लेफ्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा हैड लेफ्ट, क्योंकि ये घटना पास्ट के भी पास्ट में है, ठीक है। ही रीच्ड, ये किस में? पास्ट इंडेफिनेट में, ठीक है। ये पास्ट इंडेफिनेट में पहले ही है, ठीक है। तो कंटिन्यूस तो इसमें आना नहीं है। तो ये पास्ट इंडेफिनेट, ही रीच द स्टेशन, जब वह स्टेशन पहुंचा, ये पास्ट की घटना है, ठीक है। क्योंकि आपको कैसे लगा पास्ट की इंडेफिनेट की है? क्योंकि ये रीच सेकंड फॉर्म का यूज, और सेकंड फॉर्म यूज होती है पास्ट इंडेफिनेट टेंस में, ठीक है। पास्ट इंडेफिनेट टेंस में सेकंड फॉर्म यूज होती है। अब जब स्टेशन पहुंचा उससे पहले ही गाड़ी जा चुकी है, उससे पहले ही। तो ये पास्ट का भी पास्ट है। तो पास्ट का भी पास्ट शो करने के लिए आपको पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना पड़ता है, ठीक है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि ये पास्ट का भी पास्ट है।
द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर ही रीच द स्टेशन, वह स्टेशन पहुंचा। ये पास्ट इंडेफिनिट में आपको पता है, ठीक है। और ये घटना पास्ट से भी पास्ट की है, तो इंडेफिनेट पास्ट इंडेफिनेट का यूज़ होगा। आपको कैसे पता लगेगा पास्ट इंडेफिनेट है? क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म में यूज़ हुई है, ठीक है। तो ये था इसका राइट आंसर, हैड लेफ्ट। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है ही डैश हिज 7 डे अगो। तो फिर आपको सिंपल सा देखना है कि 7 डे अगो आ गया, यस्टरडे आ गया, ठीक है। 7 डे अगो आ गया, यस्टरडे आ गया, ठीक है। तो पास्ट की जैसे लास्ट डे आ गया, ये सारे वर्ड आ जाएं तो वो आपके हमेशा किस में चलते हैं? पास्ट इंडेफिनेट में। किस में चलते हैं? पास्ट इंडेफिनेट में चलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ही लेफ्ट, पास्ट इंडेफिनेट यूज होगा ना, लीव नहीं होगा। ही लेफ्ट हिज हाउस 7 डे अगो, उसने अपना घर जो वो 7 दिन पहले ही छोड़ दिया था, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है द चिल्ड्रन, क्या भरा जाएगा? इन द फील्ड नाउ, जहाँ पे नाउ आ जाए, जस्ट आ जाए, ठीक है। नाउ आ जाए, जस्ट आ जाए, ठीक है, एट द मोमेंट आ जाए, एट द मोमेंट आ जाए, ठीक है। तो इनसे पहले आप क्या यूज़ करेंगे? कंटिन्यूस टेंस का यूज़ करेंगे। द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड नाउ, ठीक है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द फील्ड नाउ, तो यहाँ पे क्या जाएगा? आर प्लेइंग। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये बोलता है कि अनिल इज़ वेरी इंटेलिजेंट, फाइंड द एडवर्ब। तो अनिल हो जाएगा, इज हो जाएगा, वेरी हो जाएगा, इंटेलिजेंट हो जाएगा। तो अनिल इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो अनिल इज़ वेरी इंटेलिजेंट। तो इंटेलिजेंट क्या है यहाँ पे? इंटेलिजेंट यहाँ पे क्या है? इंटेलिजेंट जो यहाँ पे एडजेक्टिव है। क्या है यहाँ पे? एडजेक्टिव है। अनिल कैसा है? अनिल के बारे में बता रहा है ना, अनिल इज़ इंटेलिजेंट। तो अनिल के बारे में कुछ बताया जाए तो अनिल कैसा है? अनिल इंटेलिजेंट है, उसकी विशेषता ये, तो ये एडजेक्टिव है। इज़ यहाँ पे क्या आ जाएगा? इज़ आ गया जाएगा आपका हेल्पिंग वर्ब, लिंकिंग वर्ब जिसको बोल सकते हैं। यहाँ पे लिंकिंग वर्ब यूज़ हुए हैं क्योंकि अनिल के बारे में जब किसी के बारे में कुछ और चीज़ बताई जाती है वहाँ पे इज़ का यूज़ किया जाता है, ठीक है। किसी के बारे में कुछ बताया जाए तो वहाँ पे इज़ का यूज़ किया जाता है, और इज़ जो आपकी लिंकिंग वर्ब के रूप में काम करती हैं जहाँ वहाँ पे, ठीक है। तो अनिल कैसा है? अनिल जो इंटेलिजेंट है, तो अनिल क्या हो गया आपका? अनिल हो गया आपका पार्ट ऑफ स्पीच, नाउन हो गया, ठीक है। इज़ आ गई आपकी लिंकिंग वर्ब क्योंकि अनिल के बारे में कुछ बताया जा रहा है, ठीक है। और अब क्या रह गया? बैरी। तो बैरी क्या है आपका? एडवर्ब, ठीक है। जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे वो भी एडवर्ब, जो वर्ब को क्वालिफाई करे वो भी एडवर्ब, ठीक है। जो एडजेक्टिव को क्वालिफाई करे वो भी एडवर्ब, जो एडवर्ब को क्वालिफाई करे वो भी एडवर्ब, ठीक है। और जो वर्ब को क्वालिफाई करे वो भी एडवर्ब, ठीक है। ये ध्यान रखना आपने, ठीक है। तो अनिल इज़ वेरी इंटेलिजेंट, तो आपने इसमें एडवर्ब बताना था, एडवर्ब जो वो वेरी है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आज का लास्ट क्वेश्चन है ये बोलता है कि अनिल इज़ गोइंग टू स्कूल टू मीट हिज फ्रेंड्स, ठीक है। अनिल स्कूल गया, अगर ऐसे होता है कि अनिल इज़ गोइंग टू स्कूल, अनिल इज़ गोइंग डैश स्कूल, इतना ही होता। तो यहाँ पे क्या होता? नो आर्टिकल। तो नो आर्टिकल होना था कि, ठीक है, क्योंकि अनिल स्कूल जा रहा है तो नो आर्टिकल, सिंपल सी बात है, स्कूल जा रहा है। जो चीज़ जिस पर्पज़ के लिए बनी होती है उसी पर्पज़ से वहाँ जाए तो नो आर्टिकल यूज़ होता है। लेकिन जो चीज़ जिस पर्पज़ के लिए बनी है उस पर्पज़ को छोड़कर किसी और पर्पज़ के लिए जाए तो आर्टिकल द का यूज़ हो रहा है, होगा, ठीक है। क्योंकि अनिल इज़ गोइंग टू स्कूल, अनिल स्कूल जा रहा है, क्यों? अपने दोस्तों से मिलने, पढ़ने थोड़ी जा रहा है। अगर वो सीधा यहाँ पढ़ने जा रहा था, अनिल इज़ गोइंग टू स्कूल, तो यहाँ पे नो आर्टिकल, ठीक है। तो ध्यान रखना, जो चीज़ जिस पर्पज़ के लिए बने उसी पर्पज़ से जाए तो नो आर्टिकल, और उसी पर्पज़ को छोड़कर किसी और पर्पज़ से जाए तो आर्टिकल द का यूज़ होगा, ठीक है। तो ये था आज का आपका सेशन। आई होप आपको सेशन पसंद आया होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।